हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है वो हिंदी के प्रीवियस ईयर की जो प्रैक्टिस पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं वो आज की 12वीं क्लास है। ठीक है, इससे पहले 11 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो सभी क्लास आप जाके देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से खरीदे, यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, और पूरा सेंटेंस आपको शुद्ध रूप में बनना चाहिए। ठीक है, तो माँ ने बाजार से खरीदे, क्या जलेबियाँ खरीदे। अगर हम यहाँ पे जलेबियाँ फिल करते हैं, माँ ने बाजार से जलेबियाँ खरीदे, तो ये सेंटेंस पूरी तरह तो होता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। माँ ने बाजार से साड़ियाँ खरीदे, तो ऐसा ये भी नहीं सेंटेंस सही हो रहा है। अगर हम लिखते हैं कि माँ ने बाजार से साड़ियाँ खरीदे, तो ये सेंटेंस तो बन नहीं रहा है। फिर तीसरा ऑप्शन है कि एक छाता, यानी कि माँ ने बाजार से एक छाता खरीदे, तो इसमें भी सेंटेंस नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। डी ऑप्शन है कि माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदे, बिल्कुल सही। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो शब्द है इसको हम यहाँ पे फिल करते हैं कि माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदे। बहुत कुछ अगर फिल करते हैं तो ये सेंटेंस पूरी तरह से शुद्ध और सही है। ठीक है, हम जब बोलते हैं माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदे तो एकदम शुद्ध सेंटेंस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अब ये वाक्य कंप्लीट करना है। लिखा है कि तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है। क्या राष्ट्रीय निशान है? जी नहीं, राष्ट्रीय निशान नहीं है। जो तिरंगा है वो भारत का क्या है? राष्ट्रीय पताका है। जी नहीं, पताका नहीं है। राष्ट्रीय चिन्ह भी नहीं है, बल्कि तिरंगा झंडा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय तिरंगा जो है, यानी तिरंगा जो है भारत का क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है। तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज, यानी ध्वज यहाँ पे फिल होगा। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। समुदायवाचक जो विशेषण है किसमें है? प्रत्येक में है, दूना में है, तीन में है, या फिर चारों में है। तो समुदायवाचक जो विशेषण है वो इन सभी ऑप्शन में किसमें है? तो वो है चारों। चारों क्या है? एक समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्न वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर डैश नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या फिल करना है कि उद्यमी व्यक्ति जो है या उद्यमी जो है कभी भी हाथ पर सामान रखे नहीं बैठते, तो सामान तो होगा नहीं। पैसे रखे भी नहीं होगा। उद्यमी कभी भी हाथ पर, जो उद्यमी होते हैं वो कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते। ठीक है, वे कुछ ना कुछ करके ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो उद्यमी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया था? जो त्रिलोचन शास्त्री हैं इनको हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान पुरस्कार दिया गया था। ये बताना है कि कब दिया गया था। ठीक है, सन 1987 में दिया गया था, यानी 87-88 में दिया गया था, या फिर 1989-90 में दिया गया था, या फिर जो है सन 1991-92 में दिया गया था, या फिर 1993-94 में। तो त्रिलोचन शास्त्री को जो हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था सन 1989-90 के आसपास। ठीक है, कब दिया गया था? 1989-90 के आसपास दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है, यानी कि बहुवचन शब्द बताना है। कौन सा शब्द जो है बहुवचन है? क्या डिबिया बहुवचन है? तो यहाँ पे डिबिया नहीं है, डिबिया है। ठीक है, डिबिया है, हीरा है, प्याला है, समाचार है। तो यहाँ पे जो बताना है वो क्या बताना है? बहुवचन बताना है। तो बहुवचन शब्द क्या है? समाचार है। ठीक है, समाचार के अंतर्गत कई सारी न्यूज आ जाती हैं, तो जो समाचार शब्द है ये क्या है? बहुवचन शब्द है, याद रखना है। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 2003 में मिला था, या फिर 2005 में, 2001 में, या फिर 2007 में। तो कुंवर नारायण को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उनको कब मिला था? तो ये मिला था 2005 में। ठीक है, कब मिला था? 2005 में इनको ये पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कुंवर नारायण को। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा? यानी माँ की जो बहन होती है
ये जो संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द है वो कौन सा होता है, यानी जो माँ की बहन होती है वो क्या संबंध होता है, उनको हम क्या कहेंगे? माँ की बहन को चाची कहेंगे, मौसी कहेंगे, दादी कहेंगे, नानी कहेंगे। आप सभी को पता है कि जो हमारी माँ की बहन होती है मौसी होती हैं, ठीक है। क्या होती है? माँ की बहन मौसी होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चाची जो होती है हमारे पिताजी के जो भाई, छोटे भाई की जो वाइफ होती है वो चाची होती है। दादी हमारे जो पिताजी की माँ जी होती है उनको दादी कहते हैं। नानी जो होती है वो माता जी की माता को नानी कहते हैं, ठीक है। तो माँ की बहन को क्या कहेंगे? मौसी कहेंगे। यहाँ पे ये संबंध बता रहा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो स्थापना है कब हुई थी? 1973 यानी कि 1973 में हुई थी, 1981 1981 में हुई थी, या फिर 1952 1952 में हुई थी, या फिर 1960 यानी कि 1960 में हुई थी। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में हुई थी, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। निरंतरता बोधक जो है ये कौन सी, इसमें जो है संयुक्त क्रिया का कौन सा उदाहरण? दे डालो, पानी बरसने लगा, या फिर बरसता रहता है, या फिर पा लिया। तो निरंतरता बोधक जो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है इसमें कौन सा है? तो यह है बरसता रहता है, यानी कि निरंतरता, जिसमें निरंतर जैसे बारिश हो रही है तो कई घंटे तक, कुछ मिनट तक या कुछ घंटे तक जो है बारिश होती रहती है। तो ये क्या है? ये एक निरंतरता बोधक है, ठीक है। यानी निरंतरता बोधक का जो संयुक्त क्रिया है इसमें है, बरसता रहता में है, ठीक है। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द का समास विग्रह है? क्या माल से गोदाम होता है, या माल बनाने के लिए गोदाम होता है, या फिर माल के लिए गोदाम होता है, या फिर माल और गोदाम होता है? तो माल गोदाम शब्द का जो समास विग्रह होता है वो होता है माल के लिए गोदाम। किसके लिए? माल के लिए गोदाम। यहाँ पे होना चाहिए माल के लिए गोदाम, ठीक है। माल के लिए गोदाम, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए, ठीक है। कुछ लोकोक्ति दी गई हैं, उनका जो सही जोड़ा है वो बताना है। पांचों का कहा सिर माथे, सॉरी पंचों का कहा सिर माथे, यानी पंचों का मतलब वो होता है कि कोई भी फैसला करना हो तो उसमें 5 व्यक्ति होते हैं, वो 5 व्यक्ति जो कह देते हैं उनको मान लिया जाता है, ठीक है। तो जहां पे 5 व्यक्ति मिलकर फैसला करे वो होते हैं पंच। और पंचों का कहा सिर माथे का मतलब कोई 5 जो लोग होते हैं वो अगर कुछ भी कह देंगे तो उनको मान लेना है, ठीक है। तो पंचों को कहा सिर माथे, इसका जो अर्थ होता है इस लोकोक्ति का वो होता है फैसला मानना। तो ये बिल्कुल सही है। पंचों का कहा सिर माथे, फैसला मानना होता है। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊ की सोचे, ठीक है। सॉरी, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊ, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो ये होता है सहायता करने वाले पर रौब जमाना। यहाँ पे पहला का जो है पहला ही होगा, दूसरा का जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। सहज पके सो मीठा होए, सहज पके सो मीठा होए, इसका मतलब होता है समय पर ही काम पूरा होना, ठीक है। क्या होता है? सहज समय पर ही काम पूरा होने का जो लोकोक्ति होता है वो सहज पके सो मीठा होए होता है। अब बचा 4, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, ये होता है किसका? ये होता है बीती बातें भूलकर भविष्य, बीती बातें भूलकर भविष्य जमाना। ये क्या होता है? सॉरी, बीती बातें भूलकर भविष्य की जो सोचे वो होता है बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, ठीक है। तो यहाँ पे पहला का जो है ए हो जाएगा, दूसरा का डी हो जाएगा, तीसरा का सी हो जाएगा, और चौथे का बी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला का ए देखते हैं किसमें है। पहला का ए यहाँ पे बाकी ऑप्शन में नहीं, पहला का डी दिया है, पहला का सी दिया है, पहला का बी, पहला का ए, दूसरे का डी, तीसरा का सी, चौथे का बी, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कर्म कहते हैं, करण कहते हैं, संप्रदान कहते हैं, या फिर अपादान? तो जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं करण। क्या कहते हैं? करण कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास जो है किस ग्रंथ के लेखक हैं? भाव विलास के हैं, ललित ललाम के हैं, रस मंजरी के हैं या फिर छत्रसाल शतक के हैं? तो नंददास जो है किस के लेखक हैं? तो ये हैं रस मंजरी के। ठीक है, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक है? तो रस मंजरी एक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? नंददास है, याद रखना है। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? कोई आया था यानी कि निश्चित नहीं है कि कौन आया था। ठीक है, तो प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, प्रश्नवाचक में निशान होता है। पुरुषवाचक भी नहीं होगा यहाँ पे। निजवाचक जहाँ पे खुद की बात हो वहां पे निजवाचक होता है, जहाँ पुरुष व्यक्ति का बोध हो वहां पुरुषवाचक होता है। लेकिन यहाँ पे कोई आया था यानी कि कन्फर्म ही नहीं है कि कौन आया था, निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वाक्य जो शुद्ध है, सही है, वो बताना है। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। 20 नंबर है कि दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। तीसरा है कि दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। और चौथा है दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। तो दुश्मन ने गोले और तोपे नहीं होता, तोप होता है, गलत हो जाएगा। दुश्मन ने गोला नहीं होता, गोलो होता है। एक गोला से तो कोई आक्रमण करेगा नहीं, कई सारे गोले होंगे, तो ये भी गलत है। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, दुश्मन ने कई सारे गोलों और तोपों से आक्रमण किया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे शुद्ध और सही वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग बताना है जिसमें पुरुष जाति का बोध हो। क्या गिलहरी पुल्लिंग है, कोयल पुल्लिंग है, खटमल पुल्लिंग है या फिर मक्खी पुल्लिंग है? ठीक है, तो पुल्लिंग कौन है? गिलहरी तो है नहीं, गिलहरी जो है स्त्रीलिंग है, कोयल भी स्त्रीलिंग है, मक्खी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन खटमल क्या है? ये आपका पुल्लिंग है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या फिर सुमित्रानंद पंत को, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को? तो सन 1968 में किसको मिला था? तो ये मिला था सुमित्रानंदन पंत को। किस कृति के लिए मिला था? तो ये मिला था उनको चिदम्बरा के लिए। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। ठीक है, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में। किसे मिला था? सुमित्रानंदन पंत को मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? निगेटिव बताना कि कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। पहला है सच्ची बात, दूसरा है मनो अनाज, तीसरा है गोल आंखें और चौथा है गुलाबी रंग। तो सच्ची बात एक गुणवाचक है, मनो अनाज कोई इसका अर्थ ही नहीं है, गोल आंखें यानी कि आंखें जो है गोल, ये भी एक गुण है, गुलाबी रंग ये भी एक गुण है, लेकिन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं हो, यही निगेटिव हो, यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटे, यानी कि जो अनावश्यक परसर्ग लगे हैं उनको हटाकर जो सही वाक्य है वो बताना है। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, जी नहीं। वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। वह छत से नीचे गिर पड़ा, ये सही है। वह छत से नीचे को गिर पड़ा, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, यानी रानी केतकी की कहानी एक रचना है, इसके लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है, जी नहीं। सैयद इंसान खां हैं, लल्लू जी हैं, या फिर यानी लल्लू लाल हैं, या फिर सदल मिश्र है? तो ये नहीं है, राम प्रसाद निरंजनी भी नहीं है। रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो सैयद इंसान अल्लाह खां, कहीं कहीं आपको इंसान अल्लाह खां भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, सैयद इंसान अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है? रस से भरा जो विग्रह का है, रस से भरा एक विग्रह है, इसका समासिक पद इनमें से कौन सा है? रसीली है, या फिर रसायन है, या फिर रसपूरा है, या फिर रस भरा है? तो रस से भरा विग्रह का जो समासिक पद होगा वो होगा रसीली। रसीली को क्या कहेंगे? रस से भरा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक क्या स्त्रीलिंग है? लौंग स्त्रीलिंग है? भात स्त्रीलिंग है, या फिर पनीर स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग जो बताना है वो कौन सा है? तो यहाँ पे लौंग क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है।
निम्नलिखित में से पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने किया था? पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य ने किया था, विठल नाथ ने किया था, सूरदास ने कहा किया था, या फिर वल्लभाचार्य ने किया था। तो किसने किया था पुष्टि मार्ग भक्ति संप्रदाय की स्थापना? तो ये किया था वल्लभाचार्य जी ने। किसने? वल्लभाचार्य जी ने। डी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में क्या निर्देशित है? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में निर्देशित है, या फिर विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, या फिर राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में, या फिर संघ की राजभाषा के बारे में। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 210 है, यानी अनुच्छेद 210 है, उसमें विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में निर्देशित है, निर्देश दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, या फिर उसने खाई। तो अकर्मक क्रिया किसमें हो रहा है? ये हो रहा है मैं सोता हूँ में। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। पहला है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए यमुना दास। तो क्या इसका अपनी असफलता पर खींचना होगा? ठीक है, या फिर खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का सिद्धांतहीन व्यक्ति। यहाँ पे जो है पहला है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, इसका मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, यानी पहले का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। दूसरे का जो है दिया है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का मतलब होता है, क्या होता है? इसका होता है अपनी असफलता, यानी अपनी असफलता पर खींचना। अगर आपको असफलता मिल गई है तो आप किसी दूसरे पे खींच रहे हैं, इसका मतलब होता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ठीक है, तो पहला का बी हो जाएगा और दूसरे का ए हो जाएगा। ये है। ठीक है, तीसरा है का बरखा जब कृषि सुखाने। तो ये है समय के बाद सहायता मिलना। ठीक है, समय निकल जाने के बाद सहायता मिलना का मतलब होता है का बरसा जब कृषि सुखाने। जब कृषि सूखी गई तो बरसने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी जब समय बीत ही गया है, जब हमें हेल्प की ज़रूरत थी तब आपने हेल्प नहीं दिया था, अब जो है हेल्प की ज़रूरत नहीं तो आप हेल्प दे रहे हैं। ठीक है, तो का बरसा जब कृषि सुखाने का मतलब होता है, यानी 3 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और तेते पाँव पसारिए जेती लंबी, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी चादर होती है। ठीक है, तो इसका होगा आ के अनुसार खर्च करना। तो यहाँ पे जो पहला है, पहला का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा, तीसरा का डी हो जाएगा और चौथा का सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलाना है। तो पहला का जो बी है वो कहाँ पे है देख लेते हैं। पहला का जो बी है वो है सी नंबर पे, पहला का बी, सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका गद्यांश। गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रश्न सॉल्व करने हैं, कम से कम 30 से 34 के जो प्रश्न होंगे, यानी 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे आपको गद्यांश के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। गद्यांश पढ़ लेते हैं। क्या है इसका शीर्षक? गद्यांश में दिया कि भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में 2 पक्ष उभर कर आते हैं। लिंग प्राकृतिक है अथवा सुविधानुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है, तब से लेकर चली आती। इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के व आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया और अर्नाल्ड और लांस लॉट ने इसे इसी रूप में लिया। हडर 1772, एडलंग 1783, हम्बोल्ट 1827 और ग्रिम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रिम के सिद्धांत को माना गया है। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहां था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। ब्रुगमैन का कहना है कि भारोपीय भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई
तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए उनमें सबसे ऊपर रखा गया अर्थ को लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण मानता है। ठीक है, तो क्या वो हर्डर है, हम्बोल्ट है, ग्रिम है या फिर अर्नोल्ड है। ठीक है, अर्नाल्ड। निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है, तो वो है अर्नाल्ड। कौन है जो नहीं मानते हैं, वो है अर्नाल्ड। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा गद्यांश के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है। लिंग विषयक चिंतन की जो परंपरा है वो किससे प्रारंभ होती है। क्या यह पाणिनि से प्रारंभ होती है, अरस्तु से, ब्रुगमैन से या फिर ब्लूमफील्ड से। तो अरस्तु से तो बिल्कुल नहीं है, ब्रुगमैन से भी नहीं है, ब्लूमफील्ड से भी नहीं है, यह है पाणिनि से। किससे प्रारंभ होती है, तो ये होती है पाणिनि से। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विद्वान भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं। कौन है वो, क्या वो ब्रुगमैन है, हम्बोल्ट है, एडलंग है या फिर है अरस्तु। तो वो कौन है जो आ ई प्रत्यय को मूल रूप में स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं मानते हैं, तो वो है ब्रुगमैन। ठीक है, कौन है, ब्रुगमैन है, याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है। भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है। क्या वो रोथ है, ब्रुगमैन है, हर्डर है या फिर है ब्लूमफील्ड। तो वो कौन है, वो है ब्लूमफील्ड। ठीक है, ब्लूमफील्ड जो है वो भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है। संस्कृत के जो व्याकरण उसमें लिंग निर्धारण का जो प्रमुख आधार है, क्या वो शब्द है, अर्थ है, भाषाई जरूरत है या फिर लैंगिक अस्मिता है। तो लैंगिक अस्मिता तो है नहीं, भाषाई जरूरत भी नहीं है, वो है अर्थ। क्या है, अर्थ है। संस्कृत में व्याकरण में संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का जो प्रमुख आधार है वो क्या है, वो है अर्थ। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि जो है वो कितनी होती है। जो हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार दी जाती है लेखकों को, वो जो है उसकी जो राशि है वो क्या है, क्या 1 लाख है, 3 लाख है, 50,000 है या फिर 5 लाख है। तो कितनी राशि है, ये है 5 लाख। कितनी है, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की जो पुरस्कार राशि है वो कितनी हो गई है, वो है 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। यानी कोई भी व्यक्ति बहुत बढ़ा चढ़ाकर कोई भी चीज बता रहा है तो उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे, भूमिका कहेंगे, पृष्ठवाक्य कहेंगे, अवैतनिक कहेंगे या फिर अतिशयोक्ति। तो क्या होगा, वो होगा अतिशयोक्त। अतिशयोक्त का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा किसी भी चीज को, किसी भी कहानी को या फिर किसी भी बात को अगर बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जा रहा, बताया जा रहा, तो वो क्या है, अतिशयोक्ति होती है। क्या होती है, अतिशयोक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं मतलब निगेटिव बताना है। किसका पर्यायवाची, कामदेव का। तो क्या मनोज होगा, अनंग होगा, मनमत होगा या फिर निलय होगा। तो मनोज, अनंग और मनमत ये किसके पर्यायवाची है, ये है कामदेव के। लेकिन निलय जो है ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। निलय किसका है, तो पर्यायवाची है। तो निलय जो पर्यायवाची है किसका है, वो है घर का। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये टोटल 37 क्वेश्चन है जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। आपके कितने नंबर आए हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।